जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड्यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर। आज आपके भारी डिमांड पे मैं साइबर लॉ, जो आपका एक माइनर पेपर है, उसका महा मैराथन वीडियो लेकर अवेलेबल हूँ स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने 2 बार के प्रीवियस ईयर पेपर को क्लब करके आपके लिए एक महा मैराथन का वीडियो रेडी कर दिया है। तो स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, न किसी की। हमने सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट की है, तो वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन पेपर की तरफ। स्टूडेंट्स, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म पर सारे जरूरी और नए वीडियो समय से लेकर आते रहते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगेगा तो फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। और किस कॉलेज से आप वीडियो देख रहे हैं उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर हैक करने पर क्या सजा है, यानी व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग कंप्यूटर। ठीक है, तो स्टूडेंट कंप्यूटर हैक करने पे क्या सजा है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बिना कंफ्यूज किए हुए राइट आंसर बता रहा हूं, उसको आप नोट करते चलिएगा। तो कंप्यूटर हैक करने पे स्टूडेंट 3 वर्ष की, स्टूडेंट्स 7 दिन से लेकर, पहले पूरा बता दे रहा हूं, 3 वर्ष तक की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, ठीक है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और बात कहें स्टूडेंट कि इसमें पूरा जो नियम प्रावधान है कि किसी का कंप्यूटर हैक कर लेने पे 7 दिन से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है, या इसमें अधिकतम लिख देना चाहिए था कि अधिकतम 3 वर्ष की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना अधिकतम। तो 7 दिन से लेकर 3 साल तक की कैद और स्टूडेंट 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों लगाया जा सकता है गंभीरता के, अपराध के गंभीरता के अनुसार। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, 3 वर्ष की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना अधिकतम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे कंप्यूटर का भौतिक घटक, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। भौतिक घटक किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, भौतिक घटक किसे कहते हैं, फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर को कहते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, हार्डवेयर। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताते चलूंगा, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम में हो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। तो स्टूडेंट, परम जो है, परम 8000 को भारत में विकसित डेवलप्ड पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, और ये 1991 में इसको डेवलप किया गया। ठीक है, विजय पी भाटकर द्वारा इसको डेवलप किया गया। ठीक है, विजय पी भाटकर द्वारा इसको पहला सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया गया 1991 में ईयर था। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बना 1991 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट, जो स्टोरेज इंफॉर्मेशन या डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने जो होता है, वो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, बिट होता है। क्या होता है, एक बिट। एक बिट में स्टूडेंट 1 बिट होता है। ठीक है, बिट के बाद नीबल आता है, नीबल के बाद बाइट आता है। तो एक नीबल में 4 बिट। स्टूडेंट, अगर नीबल में कितना बिट होता है ये भी जान लीजिए, 4 बिट होता है, और एक बाइट में 8 बिट होता है। इसमें 8 बिट, एक बाइट बराबर 8 बिट और एक नीबल बराबर 4 बिट। इसको भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, तो सबसे छोटी इकाई आपकी बिट हो जाएगी। स्टूडेंट, ये पेपर बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे है, अच्छे से आप समझेंगे, टर्म्स को समझेंगे तो अच्छे से पेपर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 डील्स विथ हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेनल्टीज। यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है। तो कंप्यूटर सिस्टम के आईटी एक्ट 2000 जो स्टूडेंट बनाया गया साइबर क्राइम को देखते हुए, भारत में आईटी एक्ट 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बनाया गया। तो इसमें हैकिंग ऑफ कंप्यूटर से संबंधित जो धारा है और उससे सजा का प्रावधान जो है, आईटी एक्ट धारा 2000 के जो सेक्शन, मतलब 66 जो है ना, आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन धारा 66 में जो है सिस्टम को हैक करने और उससे दंड के संबंधित प्रावधान है। और दंड क्या है, 3 साल तक की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही धारा 66 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मालवेयर का पूर्ण रूप कौन सा है। तो मालवेयर का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो मालवेयर जो स्टूडेंट होता है उसको बताना चाह रहा है। तो मालवेयर मतलब होता है स्टूडेंट मैलेशियस सॉफ्टवेयर। मैलेशियस यानी दुर्भावना, मैलिशियस मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण,
तो दुर्भावना से जो सॉफ्टवेयर को बनाया जाए वही आपका मैलवेयर होता है। यानी अब दुर्भावना कैसी, डाटा चोरी, धोखा देना, ठगना, बेवकूफ़ बनाना, इस इरादे से जो सॉफ्टवेयर विकसित किए जाते हैं उनको मालवेयर कहा जाता है, जो चुपके से आपके डेटा को, आपके धोखे से आपसे परमिशन लेके आपके डेटा को चोरी कर लेते हैं। साइबर सुरक्षा किसे कहते हैं, यानी साइबर सुरक्षा क्या है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। तो स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसमें भी स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश में मैंने स्टूडेंट देखा कई जगह थोड़े थोड़े मिस्टेक्स हुए हैं। जैसे अब साइबर सुरक्षा क्या है स्टूडेंट, तो साइबर सुरक्षा होता है साइबर सुरक्षा मालवेयर के विरुद्ध, यानी सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। लेकिन जो बी सेक्शन इंग्लिश में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, और अंग्रेजी में देखेंगे तो यहाँ साइबर ये लिखा है साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट, यहाँ पे साइबर छूट गया है, टेररिस्ट के खिलाफ सिक्योरिटी नहीं दिलाती, साइबर टेररिस्ट के खिलाफ, तो यहाँ पे साइबर वर्ड छूट गया है। तो ये भी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट होना चाहिए था। तो दोनों ऑप्शन सही है, हम दोनों तरफ मिला के चल रहे हैं। और तीसरा कह रहा है साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमले से बचाता है, तो बिल्कुल ठीक। तो स्टूडेंट सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट होंगे दोनों भाषाओं में पेपर को मिला के ही अपने आंसर को चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से तो इंग्लिश में गलती हो जाता। अगर टेररिस्ट के खिलाफ सुरक्षा नहीं देता है साइबर सिक्योरिटी, साइबर टेररिस्ट के खिलाफ सुरक्षा देता है, दोनों में अंतर होता है। टेररिस्ट मतलब आतंकवादी जो गोला बारूद से हमला करते हैं, और साइबर टेररिस्ट क्या होते हैं, जो कंप्यूटर के थ्रू आपका डिटेल, कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बेवकूफ़ बना के आपका डिजिटल डेटा को चोरी कर लेते हैं, जिसमें आपका पासवर्ड हो सकता है, आपका एटीएम का पिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, तो हार्ड कॉपी किससे तैयार की जाती है, तो कह रहा है प्रिंटर, जॉयस्टिक, ट्रैकर बॉल। तो स्टूडेंट हार्ड कॉपी जो होता है वो प्रिंटर देता है, जो सॉफ्ट कॉपी हम कंप्यूटर पे देखते हैं, कोई पीडीएफ है तो प्रिंटर से जब प्रिंट करते हैं तो हमको हार्ड कॉपी मिल जाती है। बाकी जॉयस्टिक, ट्रैकर बॉल दोनों क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, ये दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस है, दोनों गेम खेलने के काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन ईएफटी का अर्थ है, अगला प्रश्न कह रहा है ईएफटी का अर्थ क्या है, तो स्टूडेंट ईएफटी जो होता है आपका वो उसको कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखते चलेगा स्टूडेंट, वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, आपके शेयर से ही हम स्टूडेंट्स ग्रो कर रहे हैं और आपके लिए नए नए कंटेंट लाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य क्या है, तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत स्टूडेंट जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसका क्या मतलब है, तो ये कहता है कि डिजिटल सिग्नेचर कर जाली दस्तावेज बना, डिजिटल सिग्नेचर से का मतलब जाली दस्तावेज यानी फ्रोज डॉक्यूमेंट बनाना है, नहीं। दस्तावेजों की छाया प्रति फोटोकॉपी कर लेना, डिजिटल हस्ताक्षर मतलब नहीं। डिजिटल प्रिंटिंग मतलब डिजिटल प्रिंट करना, नहीं। दस्तावेजों का प्रमाणन, हाँ स्टूडेंट अब आप जानते हैं आप सब डिजी लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आप अपने डॉक्यूमेंट किसी को भेज रहे हैं तो उस पर डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर मतलब कोई जो फिजिकल फॉर्म है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में है, तो आपने पीडीएफ के पहले हम होता है ना फोटोकॉपी पे अपना स्वप्रमाणित करते हैं, तो अब लेकिन अगर हम पीडीएफ किसी को अपना डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, अपना लेटर भेज रहे हैं, तो उस पर नीचे अपना सिग्नेचर करना, डिजिटल फॉर्म में आपके सिग्नेचर को आपके डॉक्यूमेंट पे देना, और डिजिटल अपना मतलब डिजिटल फॉर्म में अपना सिग्नेचर किसी डॉक्यूमेंट पे, डिजिटल डॉक्यूमेंट पे कर देना ही डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। तो उससे क्या होता है, दस्तावेज का प्रमाणन हो जाता है कि यह मेरा ही डॉक्यूमेंट है और मैंने ही आपको भेजा है, ठीक है। तो ये प्रमाण साबित करने का एक तरीका होता है कि मतलब मेरी स्वीकृति है, मेरा परमिशन है, ये जो डेटा मैं भेज रहा हूँ या जो अपना रिकॉर्ड भेज रहा हूँ वो सही है, इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट वीडियो जरूर बड़ा हो जाएगा, वीडियो आपको पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ भी जल्दी जल्दी करने वाली चीज़ नहीं है और इससे जल्दी मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। अगला क्वेश्चन, अ डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विच वैलिडिएट, यानी डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो सत्यापित करती है। तो डिजिटल हस्ताक्षर क्या सत्यापित करता है, डिजिटल सिग्नेचर सच्चाई को कि ये डॉक्यूमेंट सही है, सत्यनिष्ठा प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी को, तीसरा कह रहा है नॉन रेपुडिएशन गैर परित्याग को, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट डिजिटल सिग्नेचर जो है इन सब चीज़ों को दिखाता है कि ये सत्य है, प्रमाणित है, ठीक है, ये सारी बातों को ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है। स्टूडेंट्स
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन यानी इंडिया फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन वाज ओपन। तो स्टूडेंट पहला भारत में साइबर पुलिस स्टेशन यानी जब किसी के साथ फ्रॉड हो जाए, किसी के एटीएम कार्ड के साथ फ्रॉड हो जाए, डेबिट कार्ड के साथ या कुछ भी डिजिटल फ्रॉड हो तो साइबर या आपको ठगी किया जाए, आपसे मतलब जो भी कुछ किया जाए, तो पहला साइबर पुलिस स्टेशन इसके लिए खोला गया बेंगलोर में। आईटी एक्ट आया 2000 में और पहला साइबर पुलिस स्टेशन 2001 में बेंगलोर में खोला गया। ईयर था 2001, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। तो सॉफ्टवेयर का प्रकार क्या नहीं है इसमें, कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट इसमें से पूछ रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। तो स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका विंडोज होता है और ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर को इसको हम सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते। बाकी जो बस सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब उसका नाम में तो जरूर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन स्टूडेंट कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ड्राइवर जो होता है वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो स्टूडेंट इसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के कैटेगरी से बाहर रखेंगे, इसको सॉफ्टवेयर नहीं मानेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त विकसित किया गया है। तो स्टूडेंट जो ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त नाम का ट्विटर हैंडल बनाया गया है, जिसको आप एक्स कहते हैं, आजकल वो ट्विटर से उसका नाम बदल के एक्स हो गया है, तो इसको बनाया गया है किसके लिए, किसने बनाया। तो स्टूडेंट ये बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ, जो आपका जो आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं। स्टूडेंट इसको बनाया गया है गृह मंत्रालय द्वारा बनाया गया साइबर दोस्त, जिसमें आप साइबर रिलेटेड आपको सारी सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, हमलों के प्रति जागरूकता और अगर उससे निपटने के उपाय इस पे बताए जाते हैं। ट्विटर ये हैंडल जागरूकता और साइबर सुरक्षा को निश्चित करता है। अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो इसकी सूचना आप @साइबर दोस्त पे जाकर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये गृह मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य डाटा को परिवर्तित करना है। तो स्टूडेंट जो मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसका मेन पर्पज क्या है कि जो डेटा को मतलब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में का मेन पर्पज है डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। किसमें, डेटा को इंफॉर्मेशन में, यानी डेटा को सूचना में परिवर्तित करना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कंप्यूटर डेटा का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है, कि वो जो क्या करता है डेटा को सूचना में यानी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी इसमें से जो बोला स्टूडेंट कौन सा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी अकाउंटिंग के काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट आप बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ते हैं और इसका कोर्स भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो कह रहा है पावर पॉइंट, वर्ड परफेक्ट, टैली, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स उपरोक्त सभी नहीं, हर बार मैं कहता हूँ स्टूडेंट ऑप्शन डी सही नहीं होगा, टैली। लेकिन टैली जो है ये प्योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये प्योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, टैली। ये पूछा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो टैली है इसमें से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर मेमोरी को संदर्भित करता है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर में मेमोरी को क्या दिखाता है। तो स्टूडेंट रैम जो होता है वो कंप्यूटर में मेमोरी को दिखाता है। और जो सीपीयू कह रहा है स्टूडेंट, सीपीयू तो कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। पहली बात कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन जिसके थ्रू वो काम करता है कि मेन काम क्या है तो सीपीयू करता है। लेकिन ये जब मेमोरी किसको दिखाता है तो रैम ही जो है वो मेमोरी को संदर्भित करता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट वीडियो तेज लगेगा तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा और स्लो लगेगा तो अपने अकॉर्डिंग तेज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय एवं विक्रय कहलाता है। तो इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को ई कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ई कॉमर्स, यानी जो होता है कंप्यूटर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स कंप्यूटर पे, उसको हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। स्टूडेंट मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ, आपको यही दिमाग में अच्छे से लर्न कर लेना है। उसको ई ट्रेड नहीं कहते, ई कॉमर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, साइबर स्पेस है, यानी साइबर स्पेस के पास क्या होता है। कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है, सीमित सीमाएं होती हैं, ए और बी दोनों। तो स्टूडेंट क्या होता है, साइबर स्पेस के पास नेशनल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ये ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों इसमें आते हैं। साइबर स्पेस मतलब इसकी कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ही, जैसे हमारी भौगोलिक सीमा होती है उसी तरह से साइबर स्पेस की कोई सीमा नहीं है, लेकिन
ये सीमा नहीं होती, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। इस पे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है, तो आप डी हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा क्या चालू रखना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट, कंप्यूटर को वायरस और हैकर से बचाने के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं, फायरवॉल का ऑन रहना चाहिए। जो कंप्यूटर में फायरवॉल होता है, जो वायरसों से और हैकर के अटैक से भी आपके कंप्यूटर को बताता है। तो वायरस तो होना, एंटीवायरस जो होता है वो वायरस को स्कैन करके पता लगाता है, लेकिन उसको रोकता है कौन है? हमले को रोकने का काम क्या करता है? फायरवॉल करता है। ठीक है, तो फायरवॉल हो जाएगा। फायरवॉल को हमेशा हमें चालू रखना चाहिए। एंटीवायरस भी वायरस हटाने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन चालू क्या रखना चाहिए? तो स्टार्ट हमें हमेशा रखना चाहिए सिस्टम में, फायरवॉल को ऑन और अपडेट रखना चाहिए। ISP शब्द का अर्थ है, तो ISP का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है स्टूडेंट, तो आपका जो ये ISP को बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फुल फॉर्म तो अंग्रेजी में ही याद रखिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राम को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें दावा किया जाता था कि जब तक वो अपने क्रेडिट कार्ड के विवरण एवं व्यक्तिगत पहचान संख्या पिन को तुरंत ईमेल नहीं करता, उसका क्रेडिट खाता निलंबित कर दिया जाएगा। यह उदाहरण है। तो स्टूडेंट, आपको भी पता है कि आपका क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड या पिन, क्रेडिट कार्ड या आपके ATM पिन या डेबिट कार्ड का कोई पिन नहीं मांग सकता है। वो क्यों सरकार ना हो, क्यों ना बैंक हो, ये सब आपसे नहीं मांगते हैं। और इस तरह की ईमेल या कॉल आता है तो ये फ्रॉड कॉल होता है। और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये फिशिंग का एग्जाम्पल है। फिशिंग, आपको समझिए, फिशिंग मतलब जाल में फंसा लेना। अगर इसको ट्रिक से आप समझना चाहें तो ये फिशिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि आपसे धोखा देके, आपको बेवकूफ़ बना के आपका पासवर्ड प्राप्त कर लेना, ये इंटरनेट, ये फिशिंग का एग्जाम्पल आता है। ठीक है, फिशिंग मतलब आप जाल से ही समझ लेंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, यानी जाल में फंस जाना यानी फिशिंग हो जाना, जबकि उस और फिशिंग में दोनों में अंतर है। ठीक है, लेकिन उसको आप एक ट्रिक से उसको रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर में कितने एल्गोरिदम होते हैं? हाउ मेनी एल्गोरिदम इन डिजिटल सिग्नेचर? तो स्टूडेंट, डिजिटल सिग्नेचर में या डिजिटल हस्ताक्षर में 3 एल्गोरिदम होते हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं बता दूं। पहला होता है की जनरेशन एल्गोरिदम। पहले एल्गोरिदम को क्या कहते हैं? की जनरेशन एल्गोरिदम। दूसरे को कहते हैं साइनिंग एल्गोरिदम। दूसरे को क्या कहते हैं? साइनिंग एल्गोरिदम। और तीसरे को कहते हैं सिग्नेचर वेरीफाइंग एल्गोरिदम। तो 3 एल्गोरिदम होते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। 3 एल्गोरिदम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टूडेंट, इस पेपर में फुल फॉर्म खूब सारे पूछेगा इंटरनेट के, तो आप HTTP, www और बाकी जो इधर भी पूछे जा रहे हैं सब पे ध्यान देते जाइएगा। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन आपका बी में दिया है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? साइबर अपराध में क्या नहीं आता है? तो स्टूडेंट, साइबर अपराध में क्या आता है? वही सारी चीज़ें जिससे डिजिटल फ्रॉड किया जा सके, वो सब चीज़ें क्या हैं? वो साइबर अपराध में आती हैं। ठीक है, किसी का पैसा हैक करके, किसी का सिस्टम हैक कर लेना, किसी के अकाउंट से पैसे चुरा लेना डिजिटल रूप में, ये सब साइबर क्राइम में आता है। तो इसमें क्या उदाहरण नहीं है? तो कह रहा है पहला फिशिंग, ये होता है, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। साइबर स्टॉकिंग, ये भी आता है। पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी अपनी पहचान छुपा के अपने आप, मतलब अपनी पहचान ना बताना और दूसरे की जानकारी को चुरा लेना, तो ये भी क्या आता है? साइबर क्राइम है। और ऑनलाइन चैटिंग, लेकिन ऑनलाइन चैटिंग जो होता है व्हाट्सएप से आप करते हैं, इसको हम साइबर क्राइम नहीं मान सकते। तो इसमें ऑनलाइन चैटिंग जो है वो साइबर क्राइम नहीं है, बाकी जो ऊपर तीनों दिया गया है ये साइबर क्राइम होते हैं। अगला प्रश्न, डिजिटल फुटप्रिंट्स को किस नाम से हम जानते हैं? तो स्टूडेंट, डिजिटल फुटप्रिंट्स को हम जो है, डिजिटल फुटप्रिंट्स को हमारा जो होता है डिजिटल शैडो के नाम से जानते हैं। डिजिटल शैडो, ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, डिजिटल शैडो के नाम से हम इसको जानते हैं। स्टूडेंट, इसको इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट के नाम से भी जानते हैं, एक्सेस फुटप्रिंट नहीं, ऊपर इसीलिए ए वाला ऑप्शन नहीं हुआ है। इसको हम दूसरा नाम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट है। डिजिटल फुटप्रिंट को इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट भी कहते हैं और डिजिटल शैडो भी कहते हैं, एक्सेस फुटप्रिंट नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों आप याद रख लीजिएगा। जो बता रहा हूँ स्टूडेंट वो भी नोट करते रहेगा। स्टूडेंट, आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आप किस कॉलेज से हमसे जुड़े हुए हैं। और आप किस सब्जेक्ट के और माइनर चाहते हैं उसको हमको कमेंट करके आप बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे हमसे जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न है, ई बैंकिंग में स्कीमिंग क्या होता है? यानी ई बैंकिंग में स्कीमिंग किसको संदर्भित करता है?
तो इसका यही मतलब होता है, क्या होता है? तो स्टूडेंट स्किमिंग किसको कहते हैं? क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों को क्या करना? पहचान करना, एक क्रेडिट कार्ड से कई लेन देन करना, डेबिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड में बदलना, ऑनलाइन सेवाओं के लिए अत्यधिक शुल्क। ठीक है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों को पहचान करना जो है वो आपकी स्कीमिंग में आता है। आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपीइंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ऐसे लोग जो आप क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल कर लेते हैं, उसको चुरा लेते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड के जो इन्फॉर्मेशन है उसको चुरा लेते हैं, तो उनको पहचानने को क्या कहते हैं? स्कीमिंग कहते हैं। उसकी पहचानने की प्रक्रिया को, फ्रॉडों को पहचानने की प्रक्रिया को स्कीमिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी खुले सिस्टम से धोखाधड़ी किया गया डाउनलोड फोटोकॉपी डेटा निकालना माना जाता है। तो किसी खुले सिस्टम से धोखाधड़ी से किया गया डाउनलोड फोटोकॉपी डेटा निकालना क्या कहा जाता है? यानी स्टूडेंट ये कहने का मतलब कह रहा है कि किसी जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी बना लेना, और ये सब क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट ये सब साइबर फोटोकॉपी कर लेना। डिजिटल मतलब कोई आपका रिसर्च पेपर है, कोई आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, उसको या कोई आपने कुछ पेड करके खरीदा है और उसकी पायरेट कॉपी बना देना, नकली कॉपी बना देना, उसको डेटा को चुरा लेना, ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। और ये सारा ये जो है IT एक्ट 66 में इसका जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टूडेंट बार बार कह रहा हूँ वीडियो बड़ा होगा, आपको पूरा देखना पड़ेगा अगर आप अच्छा करना चाहते हो। मेरे पास एक लाइन में मैं आपको बस, मेरा तरीका भी नहीं है और मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ एक लाइन में क्या आंसर होता है। ठीक है, समझाना जरूरी है, अगर आपको जानकारी है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगला, निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान, हानि या धमकी पहुंचाने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसको कहा गया कि किसको कहते हैं जो मतलब कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा या धमकी पहुंचाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? ये सारी चीज़ों को हम साइबर अटैक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइबर अटैक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। साइबर हमला के नाम से हम इसको जानते हैं कि किसी सिस्टम या नेटवर्क को क्षति पहुंचा देने को, मतलब किसी को धमकी देना, डराना, ये सारी चीज़ें जो होती है, डिजिटल धमकी देना, ये सब आपका साइबर अटैक के अंतर्गत आते हैं। इसको साइबर हमला कहा जाता है कि किसी को डरा धमका के उसका डिटेल निकलवा लेना, फर्जी बिल भेज देना, कंफ्यूज कर देना, ये सब साइबर क्राइम ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा साइबर हमला का एक प्रकार है? तो कह रहा है फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन। तो फिशिंग तो आपको जानते ही हैं स्टूडेंट कि ये एक साइबर क्राइम है। पासवर्ड अटैक और एसक्यूएल इंजेक्शन भी साइबर अटैक आते हैं। तो ऑप्शन डी सही जगह, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों से प्रोग्रामिंग भाषा चुने। कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा है? तो स्टूडेंट जावा, पाइथन, कोबोल भी है, C++, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही जगह, उपयुक्त सभी। ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आधारित है। स्टूडेंट यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ कुछ मिस्टेक है ऑप्शन में, वो भी बताऊंगा कि क्या है। तो स्टूडेंट जो भारत का IT एक्ट 2000 बनाया गया है वो किस पे आधारित है ये पूछना चाह रहा है। तो इंडियन IT एक्ट 2000 है वो अनसिट्रल पे, यूनिसिट्रल गलत छपा, आई नहीं होगा स्टूडेंट, इसमें आई जो है ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आई जो छपा हुआ है स्टूडेंट ये गलत है। तो यूनी नहीं है, अनसिट्रल है। UNI को आप, इसमें जो आई है स्टूडेंट इसको हटा दीजिएगा, ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसको अनसिट्रल कहते हैं। तो अनसिट्रल मतलब होता है स्टूडेंट यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन का जो है मॉडल लॉ है, मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जो 1996 में आया था। कब आया था? 1996 में। और इसी पे जो है इंडियन IT एक्ट अनसिट्रल पे ही आधारित है। साइबर लॉ ऑफ इंडिया जो है, यानी भारत का जो साइबर लॉ है या इंडियन IT एक्ट 2000 है वो अनसिट्रल पर आधारित है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ठीक है, यूनिसिट्रल नहीं कहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? तो स्टूडेंट मदरबोर्ड नहीं, हार्ड ड्राइव, यस, हार्ड ड्राइव होता है और स्टूडेंट और SSD होती है। हार्ड ड्राइव और SSD, एक मिनट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हार्ड ड्राइव और SSD या टच स्क्रीन, देखिए ये टच स्क्रीन, हार्ड ड्राइव, SSD, ये स्टूडेंट इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में आते हैं। तो आपको याद रखना, हार्ड ड्राइव
देखिए स्पेलिंग इंग्लिश में हार्ड ड्राइव की गलत है, डिराइव लिख दिया है, DRIVE होगा वहाँ पे स्टूडेंट। इसी तरह मैंने बोला कि बहुत सारी गलतियाँ आपको मिलेंगी, तो थोड़ा सतर्क करना। हार्ड डिराइव नहीं होता, हार्ड ड्राइव होता है। हार्ड ड्राइव SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसको SSD कहते हैं। या टच स्क्रीन, जो आप कंप्यूटर स्क्रीन को टच करते हो, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। दो अतिरिक्त मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है, जिसमें टच स्क्रीन और SSD भी आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे आम इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? तो उसको हम TCP/IP कहते हैं। तो TCP/IP जो है ये सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और TCP मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यही सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल माना जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। कंप्यूटर वायरस है, ध्वनि, फाइल, डिस्क, प्रोग्राम। तो स्टूडेंट कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है जो गलत इंटेंशन यानी मैलिशियस इंटेंशन से बनाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, या सॉफ्टवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर भी मान लेंगे, दोनों सही हो जाएगा। तो वो क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, कंप्यूटर वायरस। तो डी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बार बार उत्पीड़न करने का कार्य या धमकी भरा व्यवहार कहलाता है। तो स्टूडेंट बार बार उत्पीड़न करने का कार्य यानी हरेसमेंट और थ्रेटनिंग बिहेवियर इन साइबर, ठीक है, बाय साइबर क्रिमिनल इज कॉल्ड तो ये किसका स्टूडेंट? ये लिखा है बार बार उत्पीड़न करने का कार्य या धमकी भरा व्यवहार कंप्यूटर के द्वारा, बार बार जो कंप्यूटर द्वारा किया जाए, इसमें कंप्यूटर द्वारा छोड़ दिया गया स्टूडेंट, क्योंकि हम कंप्यूटर और लॉ की बात करें तो बार बार धमकी देने का कार्य और उत्पीड़न करने का कार्य कंप्यूटर के माध्यम से जब किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट साइबर स्टॉकिंग। तो जब बार बार धमकी दिया जाए और आपका शोषण किया जाए, उत्पीड़न किया जाए, तो इसको साइबर स्टॉकिंग के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो इसमें से एंटीवायरस कौन सा है? तो कह रहा है वॉर्म्स, माइक्रोवायरस, ट्रोजन हार्स, ये सारे एंटीवायरस नहीं है स्टूडेंट, वायरस है। नॉर्टन जो है ये क्या है आपका? क्विक हिल, नॉर्टन, सिक्योरिटी 360, ये सब क्या है आपके? NPAV। तो ये सब क्या है? एंटीवायरस है। लेकिन जो ऊपर तीनों दिए गए हैं ये तीनों स्टूडेंट ये क्या है? वायरस के नाम है। वॉर्म्स, माइक्रोवायरस, ट्रोजन हार्स, ये सब वायरस हैं। नॉर्टन, ठीक है, 360 सिक्योरिटी, NPAV, क्विक हिल, ये सब क्या है? एंटीवायरस है। तो ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जा सकता है? तो किसको माना जाएगा स्टूडेंट? कर है फिशिंग, सॉलिसिटिंग, डॉस अटैक, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सारा चीज जो होता है ये क्या कहता है? ये कंप्यूटर खतरे ही है। ये सारे कंप्यूटर खतरे और साइबर क्राइम को ही दिखाता है। फिशिंग करना, किसी को सॉलिसिटिंग यानी किसी को उकसाना, और कैसे उकसाना? गलत बिल जनरेट करके, गलत डेटा जनरेट करके। डॉस हमला क्या होता है? डेनियल ऑफ सर्विस। डॉस हमला, डॉस अटैक मतलब डेनियल ऑफ सर्विस, यानी बहुत सारी डिनाइल ऑफ सर्विस, काम करना बंद कर देना, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सारे जो होते हैं कंप्यूटर खतरों का के निशानी माने जाते हैं। इनमें से कौन वायरस हमला नहीं है? छिपकर बातें सुनना, मैक स्पूफिंग, अगला वायरलेस हाईजैकिंग, फिशिंग। तो ये सब स्टूडेंट साइबर हमला है, पहले को छोड़कर। किसी की बात छुप कर सुनना ये साइबर हमला नहीं कहलाता है, ठीक है। तो आपका ये बाकी जो मैक स्पूफिंग, वायरलेस हाईजैकिंग और फिशिंग जो है ये साइबर हमले का प्रकार है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं? तो स्टूडेंट पीयर टू पीयर को P2P के नाम से भी जानते हैं। P2P, इसको P2P साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं, पीयर टू पीयर, ठीक है। तो इसमें पीयर टू पीयर में होता है स्टूडेंट, ये जो साइबर क्राइम होता है इसमें मेन सर्वर यानी सेंट्रल सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती है। एक सर्वर से दूसरे सर्वर में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो कह रहा है किसी लक्षित पीड़ित को ट्रोजन इंजेक्ट कर देना, यानी किसी जो लक्षित मतलब कोई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसको आपने लक्ष्य बनाया हुआ है और उसमें ट्रोजन वायरस डाल देना, तो ये P2P में आता है। क्रेडिट कार्ड डिटेल को लीक इन डीप वेब, तो डीप वेब में इसको लीक कर देना, किसी का क्रेडिट कार्ड को डीप वेब में डाल देना। डीप वेब स्टूडेंट क्या है? एक जगह है, कम्युनिटी है, उसमें डाल देना। और फिशिंग, तो ये तीनों कहलाते हैं। लेकिन जब जो कह रहा है मैन इन द मिडल, ठीक है, MITM मैन इन द मिडल अटैक होता है, ये P2P नहीं होता है, यानी पीयर टू पीयर नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध है? तो साइबर अपराध क्या है? वायरस हमला यानी वायरस अटैक, हाईजैकिंग और साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट साइबर स्टॉकिंग जो होता है ये भी आपका एक साइबर क्राइम है, हैकिंग भी साइबर क्राइम है, और वायरस अटैक, तो ये सब क्या है? साइबर क्राइम के प्रकार है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू हुआ। तो स्टूडेंट सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया, 17 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, राइट आंसर 17 अक्टूबर 2000 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक श्रृंखला के समान हजारों उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने को संदर्भित करता है? यानी किसी हजारों उपयोगकर्ता यानी कंप्यूटर जो ईमेल चलाते हैं उनको एक ही तरह का ईमेल भेज देना क्या कहलाता है स्टूडेंट? ये स्पैमिंग कहलाता है। आपके कहते हैं ना स्पैम, देखेंगे ईमेल में ऑप्शन आता है स्पैम। स्पैम मतलब कोई कॉमन मैसेज है सबको बना के भेज देना, हजारों को, 10,000 को, लाखों को एक ही तरह का अपने व्यापार के लिए बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ही तरह का ईमेल सबको भेज देना, वो कहलाता है स्पैमिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, स्पैम। आप देखेंगे आपके ईमेल में भी स्पैम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पीछा करने या उसे परेशान करने के लिए इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग क्या कहलाता है? तो किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए इंटरनेट और अन्य चीज़ों का उपयोग जो है वो साइबर, ठीक है, किसी व्यक्ति का पीछा करने के लिए या बार बार, देखिए हैरेसमेंट करने के लिए, जब बार बार आएगा हैरेस, तो किसी का उत्पीड़न करने के लिए, तो उसको साइबर स्टॉकिंग ही कहते हैं। किसी को बार बार किसी का पीछा करना, उसको साइबर बार बार उसको हैरेस करना, फर्जी बिल भेज देना, किसी गलत चीज़ में उसकी फ़ोटो को डाल देना और उसको बेवकूफ़ बना के पैसे ऐंठना, ये सब क्या कहता है? साइबर स्टॉकिंग। और ये सब साइबर क्राइम का एक भाग है, यानी साइबर जो क्राइम होता है उसका ये पार्ट है, इसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। हैरेस करने को साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। पीसिंग क्या होता है ये अलग से मैंने आपको बताया ही। आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट आईटी एक्ट की धारा 66 जो है वो, ठीक है, तो वो आपके किससे संबंधित है? तो वो साइबर टेररिज्म से संबंधित है। किससे? साइबर टेररिज्म यानी साइबर आतंकवाद से संबंधित है। और इसमें क्या होता है, तो जो 66F है स्टूडेंट, आईटी एक्ट का धारा 66F जो है वो साइबर टेररिज्म और उसकी पनिशमेंट, यानी उस पर साइबर टेररिज्म क्या कहलाता है, इसमें क्या क्या आता है और उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, ये आपके 66F में इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न, साइबर अपराधों को मुख्यतः किस अधिनियम में शामिल किया गया है? तो साइबर अपराधों को किस अधिनियम में डाला गया? तो आईटी एक्ट 2000 में डाला गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यहाँ नहीं लिखा है, आप जोड़ लीजिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सारे साइबर क्राइम को डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, डोमेन नेम केवल इंटरनेट की है, तो डोमेन नेम क्या दिखाता है? एड्रेस दिखाता है। स्टूडेंट डोमेन नेम जो होता है वो किसको दिखाता है? जैसे डोमेन क्या है, याहू, जीमेल, @ के बाद आता है ना, तो ये किसको दिखाता है? एड्रेस को दिखाता है। डोमेन नेम किसको दिखाता है? एड्रेस को दिखाता है। अगला क्वेश्चन, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है बतौर, तो साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है? एक उपकरण के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से किसी नहीं। तो स्टूडेंट साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग उपकरण के रूप में और लक्ष्य के रूप में, दोनों के रूप में किया जाता है। यानी कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर से ही डिटेल हैक कर लेना, तो ए बी दोनों हो जाएगा। लक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और टारगेट के रूप में, लेकिन ज़्यादा सटीक बोले अगर दोनों है तो लगा दे रहे स्टूडेंट, लेकिन एक टूल के रूप में कंप्यूटर का एक इस्तेमाल कैसे किया जाता है? एक टूल के रूप में जिससे ठगी की जाती है। तो आपका ज़्यादा सही स्टूडेंट ऑप्शन आपका टूल रहेगा कि एक उपकरण के रूप में साइबर क्राइम में इसका इस्तेमाल आपका एक कर लीजिएगा स्टूडेंट, दोनों नहीं करिएगा। लक्ष्य भले ही कंप्यूटर हो सकता है और क्रेडिट कार्ड बिना कंप्यूटर लक्ष्य हुए भी साइबर क्राइम किया जा सकता है, यानी जो कंप्यूटर से या डेटा से, ठीक है, कंप्यूटर का प्रयोग तो लक्ष्य के रूप में न करके उपकरण के रूप में, एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, ज़्यादा सही है, तो ऑप्शन ए आप लगाइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ट्रांसमिशन बनाने का कृत्य जो एक अधिकृत उपयोगकर्ता से आती है प्रतीत होता कहलाती है। ठीक है, यानी कर द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अ ट्रांसमिशन अपीयर टू कम फ्रॉम अथोराइज्ड पर्सन, यानी कर कोई ऐसा ट्रांसमिशन बनाना कि जैसे लगे कि ये असली व्यक्ति ने भेजा है, लेकिन ये असली व्यक्ति ना भेजकर लगता है कि ये असली है जैसे, लेकिन उसमें कुछ चेंज रहेगा, वो नकली व्यक्ति द्वारा जनरेट कर दिया जाए और आपको लगा कि मेरे मित्र ने, मेरी कंपनी ने इसको भेजा है, तो ये सब कहलाता है स्पूफिंग। यानी लगता है असली लेकिन उसके नाम में थोड़ा अंतर रहेगा या कुछ अलग रहेगा, या डोमेन को चुराए, मतलब कुछ चोरी करके वो अपना आईडी बनाई जाएगी, तो ये सब कहलाता है स्पूफिंग। ठीक है,
लगता है कि हमें ये असली है, लेकिन वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन असली सोर्स से ना आकर नकली सोर्स से आती है, धोखेबाजी करने के पर्पज से वो जनरेट की जाती है, उसको स्पूफिंग कहते हैं। लगेगा कि हमें जैसे अमेजन से आए, लेकिन एक स्पेलिंग गलत होगी या कुछ अलग होगा, मतलब धोखा देने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। लगता है असली, लेकिन आपको पता है ना असली प्रोडक्ट का डुप्लीकेट कैसे आता है। तो स्पूफिंग भी एकदम सेम टू सेम वही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति से संबंधित है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विथ एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट। तो साइबर क्राइम में स्टूडेंट, या साइबर सिक्योरिटी में, इसको इसमें जोड़ा नहीं है, तो साइबर सिक्योरिटी में कौन सी धारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति से, यानी रसीद की अभिस्वीकृति से संबंधित है। तो स्टूडेंट ऑप्शन जगह धारा 12, ऑप्शन धारा सेक्शन 12, इंडियन आईटी एक्ट की धारा 12 जो है वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, यानी रसीद की स्वीकृति से, अभिस्वीकृति से। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर सारे टाइमली मिलते रहते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स कहना चाहूँगा कि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले आते हैं, कलेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म द्वारा क्या किया जा रहा है, हमारे पेपर्स का स्क्रीनशॉट खींच के उसको अपने लिए डब कर लिया जा रहा है। तो स्टूडेंट इससे भी हम लोग को बहुत नुकसान होता है। हम लोग काफ़ी एफर्ट करते हैं, और चोरी करना तो बहुत आसान है। तो चूंकि आज का पेपर जो है आप फ्रॉड पे, चोरी पे ही आधारित है, लेकिन ये साइबर क्राइम पे रिलेटेड पेपर है, तो इस वीडियो को हम लोग पूरा देखेंगे और आपका सपोर्ट हमें चाहिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। तो आप सपोर्ट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सूचना का अर्थ है, तो सूचना का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? कह रहा पाठ, ध्वनि, उपयुक्त सभी। तो यानी डेटा का, इंफॉर्मेशन का अर्थ पूछ रहा है स्टूडेंट। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसको प्रोसेस किया जाता है, जिससे आपको एक सटीक उत्तर या सटीक जानकारियां मिल सकती हैं। तो ये डेटा होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डेटा आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? साइबर क्राइम से कौन सा धारा संबंधित है? तो स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट जो 2000 के अंतर्गत धारा 66F जो है वो साइबर आतंकवाद यानी साइबर टेररिज्म से संबंधित है, सेक्शन 66F। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कर रहा है। साइबर स्पेस में आम साइबर सुरक्षा खतरा है। तो साइबर स्पेस में आम साइबर सुरक्षा खतरा है, उसमें ऑप्शन देखते हैं। कर सौर ज्वालाएं यानी सोलर फ्लेयर्स, ये तो होगा नहीं। मेलवेयर्स, ये इसको ठीक है। अर्थक्वेक दिया है, साइबर अर्थक्वेक और साइबर हुरिकेन, तो ये कुछ नहीं है स्टूडेंट। जो मालवेयर होता है, ठीक है, मेलवेयर्स जो होता है ये आपका साइबर स्पेस में सबसे मतलब बड़े खतरे के रूप में मालवेयर, रैंसमवेयर, डीडीओएस, ठीक है, इसको माना जाता है। डीडीओएस अटैक को भी माना जाता है। तो मालवेयर भी सही हो जाएगा, रैंसमवेयर रहता तो वो भी सही हो जाता, डीडीओएस अटैक रहेगा तो ये भी सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन, साइबर अपीली अधिकरण में प्रत्येक अपील की अवधि के भीतर दायर की जाएगी। तो साइबर अपीली अधिकरण में प्रत्येक जो अपील होती है, यानी साइबर ट्रिब्यूनल, साइबर अपीलीट ट्रिब्यूनल में जो हमको कितने दिन के भीतर अपील करनी चाहिए? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत जगह पे आपको अलग अलग, कहीं आपको 45 डेज भी पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 60 दिन के भीतर अपील करने चाहिए। जो कैट यानी साइबर अपीलीट ट्रिब्यूनल का जो अधिकारी होता है, कैट अधिकारी जो होता है, ठीक है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या ये 65 वर्ष की आयु, अगर वो 65 वर्ष, अगर वो 5 वर्ष पूरा करने से पहले हो जाता है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट यूपीएसआई के 2021 के पेपर में आया था। ये पेपर के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। खास करके पुलिस के और साइबर क्राइम से रिलेटेड पेपर, साइबर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स में, ठीक है। तो आईटी अधिनियम धारा 62 में इसका प्रावधान है। अगर पूछा जाएगा किसमें, तो सेक्शन आईटी का जो सेक्शन 62 है इसके अंदर, ठीक है, एक कैट के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति 60 दिन के भीतर जो है वो अपील कर सकता है, ठीक है। तो सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका है? नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, यानी जो कुछ आप करना तो नेटवर्क तक सबसे पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीके में यूजर नेम नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, ईमेल लॉगिन भी नहीं है, ठीक है,
और जैसे होता है ना ईमेल से साइन कर लीजिए, गूगल से साइन करते, वो बहुत सुरक्षित नहीं है। और सोशल मीडिया लॉगिन भी नहीं है। बायोमेट्रिक यूजर एंड पासवर्ड, यूजर नेम के साथ पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन जहाँ रहेगा वो भी सुरक्षित माना जाता है। तो बायोमेट्रिक, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को भी सही माना जाता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट होगा, बायोमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। साइबर कानून का कौन सा पहलू मुख्य रूप से व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित है? ठीक है, तो साइबर कानून एंड साइबर लॉ का कौन सा जो इसमें से दिया हुआ है पहलू, वो डेटा सुरक्षा अधिनियम, डेटा सुरक्षा, सॉरी, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित है। तो व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से डेटा गोपनीयता विधि, जिसका डेटा प्राइवेसी लॉ कहते हैं, यही आपके जो है पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपके व्यक्तिगत डेटा को प्रोटेक्ट करने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, खुले सिस्टम में कपट पूर्वक यानी धोखे से कपट पूर्वक कॉपी डाउनलोड करना और डाटा आंकड़ा निकालना, यानी दूसरे के कंप्यूटर से जो ओपन सिस्टम है या कहीं पे भी आप वहां पे गए और वहां से डेटा चोरी कर लाए या कुछ डाउनलोड कर लिए बिना पूछे, बिना सहमति के, तो ये क्या कहलाएगा, ऐसा ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट ये कहलाता है, साइबर युद्ध नहीं कहलाता। साइबर वार तो बहुत बड़े स्तर पर लड़ा जाता है। ठीक है, इसको साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। बिना पूछे किसी की निजी जानकारियां को लेना, चुराना, ये सारी चीजें साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। बिना पूछे किसी के कंप्यूटर से डेटा चोरी कर लेना, ये सब साइबर क्राइम अपराध है। ठीक है, व्हाट इज हैशटैग यूज्ड फॉर सोशल मीडिया? सोशल मीडिया में हैशटैग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो स्टूडेंट, जब आप तो हैशटैग लगाते हैं, सारे आप लोग आजकल मॉडर्न तरीके से सारा काम करते हैं। ठीक है, तो हैशटैग आप फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं ना, तो ये क्या करता है, सामग्री को वर्गीकृत और लिंक करता है। मतलब जैसे कीवर्ड आपका कीवर्ड जैसे डाला जाएगा और आप हैशटैग से उस कीवर्ड को बताते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा मटेरियल है, या जो हमारा वीडियोस है, या लेक्चर है, या नोट्स है, तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ हम बात कर रहे हैं। तो ये सामग्री को वर्गीकृत करता है और लिंक करने का काम करता है, ताकि कीवर्ड द्वारा उचित सामग्री को खोजा जा सके। कीवर्ड डालने से आपकी उचित सामग्रियां मिल सके। साइबर सुरक्षा के संबंध में आईओटी का अर्थ है। तो आईओटी, ठीक है, तो ठीक है, तो स्टूडेंट कंप्यूटर में या साइबर सिक्योरिटी में आईओटी जो दिखाता है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स को दिखाता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ये हाईलाइट करता है। ठीक है, ये दिखाता है कि कलेक्टिव नेटवर्क होता है, वो कैसे कलेक्टिव नेटवर्क एक सिस्टम से एक मतलब जो कलेक्टिव नेटवर्क होते हैं वो कैसे डिवाइसेस से जुड़े हुए होते हैं, उन सारी चीजों से रिलेटेड बातें आईओटी के अंदर आती हैं। साइबर स्पेस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइबर स्पेस क्या है? तो स्टूडेंट, साइबर स्पेस जो है कह रहा है एक फिजिकल लोकेशन यानी भौतिक स्थान, यानी वास्तव में कहीं है नहीं, एक काल्पनिक स्थान है। तो एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट, ये तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा सही जो इस उत्तर को बता रहा है, ये एक वैकल्पिक वास्तविकता है। ये पूरा फिक्शनल नहीं है। एक तरह से साइबर स्पेस जो होता है ना, हम डिजिटल वर्ल्ड में बात करते हैं, डेटा को कहते हैं ना कि हम ड्राइव में रखें, तो ड्राइव वो क्या वास्तव में कहीं है, लेकिन हमारा डेटा उसमें पड़ा रहता है। तो ये क्या है, एक वर्चुअल रियलिटी है। ठीक है, तो साइबर स्पेस भी उसी तरह से क्या है, एक अल्टरनेट रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी इसको कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी भी इसको कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 24 यानी जो शेड्यूल सेक्शन 24 है, इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000 का, वो किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट, जो अधिनियम, जो सूचना प्रौद्योगिकी का अधिनियम 2000 है, ये लाइसेंस देने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो ये लाइसेंस प्रदान करने या उसको मतलब देने या रिजेक्ट करने का अधिकार आईटी एक्ट 2000 की धारा 24 के अंतर्गत दी जाती है कि आपको ये रखने की अनुमति है नहीं है, या सारी चीजें। तो ये आईटी एक्ट 2000 में कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें इसमें आती हैं। खास करके इसमें जो आपके वाईफाई से रिलेटेड जो मतलब हैकिंग डिवाइसेस होते हैं, और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत परमिशन लेना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? साइबर अपराध क्या नहीं है? डेटा चोरी है, डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना भी साइबर क्राइम है, और सुरक्षा के लिए एंटीवायरस स्थापित करना, ये
ठीक है, तो कह रहा साइबर क्राइम नहीं है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। तो स्टूडेंट साइबर क्राइम सुरक्षा के लिए एंटीवायरस स्थापित करना कौन सा साइबर अपराध नहीं है। तो एंटीवायरस से हमको प्रोटेक्शन मिलता है स्टूडेंट, नुकसान नहीं होता है। और यहाँ फ्रॉजरी मतलब डिजिटल फ्रॉजरी को बता रहा होगा, नहीं तो फ्रॉजरी भी हो सकता है अगर हाथ से, जैसे बैंक की फ्रॉजरी हो जाए, यानी बिना ऑनलाइन जो फ्रॉजरी होती है, धोखेबाजी होती है, जालसाजी होती है, तो वो भी साइबर क्राइम नहीं है, वो दूसरे तरह का क्राइम है। लेकिन यहाँ पे फ्रॉजरी मतलब डिजिटल फ्रॉजरी है, तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा कि सुरक्षा के लिए एंटीवायरस स्थापित करना ये साइबर क्राइम नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है, ये सिक्योरिटी पर्पज से करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट है, अगला प्रश्न पूछा माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो चिप निर्माण करने की संस्था, सॉफ्टवेयर विकास करने की संस्था। स्टूडेंट तो जो माइक्रोसॉफ्ट है ये सॉफ्टवेयर विकास करने की संस्था है, ठीक है। और एआई के युग में एआई चिप भी बना रही है, लेकिन ज्यादा सटीक आंसर है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड है, माउस है, जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइस है। जिसको कंप्यूटर से कोई काम करने का आदेश देते हैं बारकोड है। प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, ये रिजल्ट देता है, प्रिंटर से हमको रिजल्ट मिलता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शब्द कौन सा नहीं है। साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण और मॉडेम। तो स्टूडेंट्स इसमें से सारा जो वर्ड है ये आईटी से जुड़ा हुआ वर्ड है। साइबर स्पेस भी है, अपलोड करना, डाउनलोड करना, ये टेक्निकल वर्ड है, तो ये आईटी से जुड़ा हुआ है। ऑप्टिकल स्टोरेज भी होता है जो सीडी डीवीडी के थ्रू किया जाता है, ये भी होता है। मॉडेम होता है। तो स्टूडेंट इसमें से कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जो आईटी से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। तो इसमें से आप किसी को ये क्वेश्चन मतलब इस पे सबको नंबर मिल गए होंगे, ये सारे से जुड़े हुए हैं। अगर इसमें से सभी रहे या कोई नहीं रहे तो उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं। साइबर स्क्वैटिंग का संबंध है, साइबर स्क्वैटिंग का संबंध किससे है, अगला प्रश्न पूछ रहा है। तो साइबर स्क्वैटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है स्टूडेंट, इसमें होता क्या है कि जब हम डोमेन, जैसे किसी ब्रांडेड कंपनी से मिलता जुलता हुआ डोमेन आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। डोमेन मतलब जैसे उसी से मिलता जुलता आपका वेब एड्रेस बन जाए, जो कोई सरकारी होता है ना, फ्रॉड वेबसाइट बना के फ्रॉड कर लेते हैं, तो वो सब साइबर स्क्वैटिंग होता है। साइबर स्क्वैटिंग जो होता है वो डोमेन नेम डिस्प्यूट, यानी डोमेन से जुड़ा हुआ विवाद होता है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी असली वेबसाइट से मिलता जुलता नकली वेबसाइट होता है, और जिससे लगता है कि हमें ओरिजिनल वेबसाइट है, इसलिए ये साइबर स्क्वैटिंग भी है। और स्टूडेंट कभी कभी जैसे साइबर स्क्वैटिंग के थ्रू क्या होता है कि कोई कंपनी अभी लॉन्च हुई है, तो आप उसका क्या करते हैं, सारा डोमेन खरीद लेते हैं, उस मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उससे मिलती जुलती वेबसाइट आप खुद बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी कंपनी बनाने को सोच रही है, जैसे अभी वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, आपको लग रहा है इसका स्कोप बहुत अच्छा है, लेकिन वो अभी ऑनलाइन नहीं आई है, तो आपने क्या कर दिया, उसका ऑनलाइन डोमेन बना दिया। अब कंपनी को मजबूरी में वो डोमेन आपसे खरीदना पड़ेगा, ठीक है, अपने यूज के लिए। तो वो क्योंकि वो आपने उसको रजिस्टर करा लिया, तो ये भी साइबर स्क्वैटिंग होता है। साइबर स्क्वैटिंग जो होता है कि किसी कंपनी से मिलते जुलते नाम का डोमेन तैयार कर लेना और पैसे के लालच, पैसा, और उस कंपनी से पैसा मांग के डोमेन उसको बेच देना। विच प्रकार का दुर्भावना कोड स्वयं को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न करता है, लेकिन सिस्टम पर अनाधिकृत कार्य करता है। यानी ध्यान से समझिएगा कि विच टाइप ऑफ मैलिशियस कोड डिस्गाइसेस इटसेल्फ एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जो अपने आप को असली सॉफ्टवेयर दिखाता है, रहता है नकली, लेकिन अपने आप को क्या दिखाता है, लेजिटिमेट मतलब अच्छा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर दिखाता है। एंड परफॉर्म अनअथोराइज्ड एक्शन, और लेकिन वो गलत काम करता है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा सॉफ्टवेयर जो नकली होता है या अपने आप को छुपा के दूसरे के अंदर रखता है, उसको हम ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। ये कोड होता है जो किसी के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर आज पड़ जाता है, तो उसकी सारी डेटा को चोरी करने लगता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा के अंतर्गत, धारा की कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध है, ऐसा पूछा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, बच्चों से जुड़े हुए अश्लील जो कंटेंट होते हैं उसको शेयर करना, उसको रखना, ये किस तरह के साइबर क्राइम की किस धारा में इसको निषेध बताया गया, इसको अपराध घोषित किया गया, ऐसा ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट साइबर क्राइम के अंतर्गत इसके जो धारा है वो 67B के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने का प्रबल संभावना है। अगर इस धारा को साइबर सिक्योरिटी की या साइबर क्राइम की धारा
आप जो मुख्य धारा है 67 और ये सारी चीजें 66 67 ये पढ़ के जाएंगे ना तो कई क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 67 बी के अंतर्गत चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है एक बड़ा अपराध है आईटी एक्ट की धारा 2000 के अंतर्गत। और स्टूडेंट आईटी एक्ट की धारा 2000 को कब सुधारा गया है, उसमें थोड़ा सा और सुधार किए गए 2008 में, इसको में और क्या किए गए, सुधार किए गए हैं। तो इसमें संशोधन किया गया है 2008 में, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कब आया है 2000 में, ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए जरा। कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कब लागू हुआ, 2000 कब लागू हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कब लागू हुआ। तो स्टूडेंट 17 अक्टूबर 2000 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लागू हुआ और 2008 में दिसंबर के महीने में इसमें संशोधन भी किया गया, ये भी याद रखिएगा, यही मैं बता रहा था आपको। अगला प्रश्न कर रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी के लिए कारावास की सजा से संबंधित है। तो कारावास की सजा धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 66 डी, सेक्शन 66 डी से संबंधित है। तो जो है आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 डी से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। स्टूडेंट हमारे वीडियोस को आप फ्रेंड तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्टूडेंट आपके सपोर्ट पे ही हम अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। अगर आपका अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमारा भी क्या होगा, हम भी डिमोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छे वीडियो नहीं ला पाएंगे। तो आपका सपोर्ट तो बनता है कि हम आपके लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, आईटी अधिनियम 2000 के तहत किस निकाय की स्थापना की गई। तो आईटी अधिनियम 2000 के तहत सीएटी, इसको सीएटी का फुल फॉर्म भी पूछेगा कि क्या है, तो याद रखेगा साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको हिंदी में साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। स्टूडेंट कैट इसको शॉर्ट में कहते हैं, सीएटी इसका शॉर्ट नाम है, याद रखिएगा। स्टूडेंट आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हो ये भी हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप किस कॉलेज से हमसे जुड़े हुए हो। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 किस विशिष्ट अपराध को संबोधित करती है। तो सेक्शन 66 में कौन से अपराध की बात की गई है। तो आईटी अधिनियम 2000 के तहत 6 में कंप्यूटर सिस्टम तक अनाधिकृत प्रयोग या उसका पहुंच की बात की गई है कि अनऑथराइज्ड यानी बिना परमिशन के, बिना किसी से पूछे पाछे, उसके बिना पूछताछ के किसी से उसके कंप्यूटर का अनाधिकृत इस्तेमाल कर लेना, उससे डेटा चोरी कर लेना, उसमें वायरस डाल देना, ये सब इसमें आता है। कंप्यूटर का कौन सा घटक दीर्घकालिक डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। तो दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म में डेटा प्रोग्राम स्टोर करने के लिए, तो डेटा प्रोग्राम लॉन्ग टर्म में स्टोर करने के लिए, शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में, हार्ड डिस्क, इसको एचडीडी भी कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी भी इसका नाम है। अगर कहीं एचडीडी लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इसी तरह एक और होता है एसएसडी, ये भी जो है सूचना भंडारण के को दीर्घकालिक के रूप में करने का काम करता है, एसएसडी ड्राइव इसको कहते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से भी ये जाना जाता है, एसएसडी। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा अगर ऑप्शन में कहीं दिख जाएगा तो। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का क्या उद्देश्य है। यानी जब हम देखते हैं ना हमारी कोई फाइल या पीडीएफ डिजिटल साइन आती है, जैसे आपने सब लोगों ने, एक उदाहरण देके बताता हूँ कि सब लोगों के पास डिगी लॉकर होगा, तो डिगी लॉकर पे जितने डॉक्यूमेंट मिलते हैं आपको, चाहे लाइसेंस हो गया, चाहे आधार हो गया, चाहे कुछ भी होगा, सब डिजिटली साइन होते हैं। ठीक है, डिजिटली साइन से क्या होता है, दस्तावेजों की प्रामाणिकता पुष्ट हो जाती है, यानी दस्तावेज को जो उसकी प्रामाणिकता है उसको पुष्टि होने में आसानी रहती है। तो आपके मार्कशीट हो गए चाहे कुछ भी हो गए, वो सब डिजिटल साइन मिलते हैं। ट्रिपल सी की मार्कशीट आपकी डिजिटल साइन आपको मिली होगी अगर आपने किया होगा। 10th 12th की आपका आधार, आपका जो भी कहते हैं पैन, सब डिजिटल साइन रहता है। डिजी लॉकर से जितने डॉक्यूमेंट आते हैं सब डिजिटली साइन रहते हैं, यानी वो वेरीफाइड होते हैं, उसको उसकी वेरिफिकेशन को चेक किया जा सकता है क्यूआर कोड के थ्रू। वाईफाई को बेमायने से एक्सेस करना, यानी किसी की वाईफाई लॉक है और आप उसके वाईफाई से क्या होता है स्टूडेंट, वाईफाई से नेटवर्क में वायरस या नेटवर्क को हैक किया जा सकता है ना। तो बेईमानी से यानी बिना पूछे या लीगल तरीके से नहीं, इलीगल तरीके से किसी का, कहते हैं ना वाईफाई का पासवर्ड चाहिए या पासवर्ड तोड़ दो, तो ये सब साइबर क्राइम में आता है स्टूडेंट, ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत एक अपराध है। तो ये क्या करना है, ये एक साइबर क्राइम है। ठीक है,
जैसे जहां का पासवर्ड आपको नहीं दिया गया हो, आपने गलत तरीके से या टूल या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसका पासवर्ड तोड़ दिया हो, या तो वो सब एक साइबर क्राइम के अंतर्गत अपराध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पीयर टू पीयर साइबर अपराध नहीं है? पीयर टू पीयर मतलब पर्सन टू पर्सन, आमने सामने जो मिलके साइबर क्राइम होता है। तो फिशिंग नहीं है। तो फिशिंग जो होता है ये पीयर टू पीयर होता है, मतलब दो लोग आमने सामने नहीं होते हैं, मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति आप कह सकते हैं, आमने सामने। पीयर टू पीयर मतलब दो लोग आपस में कनेक्ट होके कौन सा अपराध होता है। तो फिशिंग यानी आप उसको, आपको गलत डिटेल, फिशिंग मतलब किसी को किसी गलत डिटेल में फंसा लेना, गलत बातों में उलझाकर उसकी जानकारियां निकलवा लेना। लक्षित शिकार ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो ट्रोजन इंजेक्शन भी जो होता है, ट्रोजन वायरस है, इसको दूसरे के कंप्यूटर में डाल देना, या गलत, ये ट्रोजन कैसे डाला जाता है, इसको गलत फाइल में ये छुपा रहता है। जैसे आप कोई इलीगल पीडीएफ हो गया, जैसे कोई पीडीएफ आप मांगे किसी से या कोई ऐप मांगे, तो आपको वो भेज दिया गया, लेकिन वो पीडीएफ में वायरस रहता है, या अगर वो डॉक्यूमेंट में एपीके फाइल में ये वायरस आपके फोन में या आपके पीसी में डाल दिया जाता है, ठीक है, तो वो ट्रोजन होता है। MITM ये भी इसी तरह का कुछ होता है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होता है डीप वेब में, या डीप वेब आप जानते होंगे थोड़ा सा डीप वेब के बारे में। डीप वेब एक अथाह सागर है जिसमें सारी जानकारियां क्या रहती हैं, पड़ी रहती, बहुत सारी जानकारियां पड़ी रहती। तो किसी की निजी जानकारी को डीप वेब में लीक कर देना, ये पीयर टू पीयर नहीं है। ये पीयर टू पीयर नहीं है, ये वेपन साइबर क्राइम है। ये वेपन साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसे सूचना राजमार्ग की संज्ञा दी जाती है, यानी इंफॉर्मेशन हाईवे? ये शायद पिछले बार भी ये क्वेश्चन इस तरह के कुछ पूछे गए थे, तो आप हमारे पिछले ईयर का वीडियो भी जाके चैनल पे देख सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए 2 ईयर का मिक्स करके महामैराथन रेडी कर दूंगा, तो आप मुझे महामैराथन कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन हाईवे यानी सूचना राजमार्ग किसको कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है। इंटरनेट को ही सूचना राजमार्ग कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और छूट गया, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के साथ आते हैं, पीसी के साथ, फोन के साथ। तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? विंडोज। ये सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टूडेंट हमेशा ओएस होते हैं। जैसे मोबाइल में ओएस एंड्रॉयड होता है, विंडोज होता है, एप्पल के फोन में या इसमें मैक होता है, ठीक है, मैक ओएस होता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमेशा ओएस के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ओएस कौन सा है? विंडोज है, ये याद रखिएगा। साइबर विधि क्यों महत्वपूर्ण है? साइबर लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी साइबर कानून या साइबर लॉ विधि क्यों महत्वपूर्ण है? तो स्टूडेंट कह रहा है केवल हैकिंग को प्रतिबंधित करने के लिए, वीडियो अपलोड को प्रतिबंधित करने के लिए, ऑनलाइन संचार को प्रतिबंधित करने के लिए, डिजिटल गतिविधियों पर को के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए। तो साइबर लॉ स्टूडेंट डिजिटल गतिविधियां जो ऑनलाइन चीजें हो रही हैं, जैसे ट्रांजैक्शन हो गया, लेन देन हो गया, जैसे बहुत कुछ हो गया, फिशिंग हो गया, तो ये सब चीजें हो रही हैं, इसको रोकने के लिए एक नया कानून बनाने के लिए कि कुछ चीजें लीगल है और कुछ लोग अनजाने में साइबर क्राइम न कर दे, इसलिए पूरा इसकी लिस्टिंग की गई है। इसके लिए कानून बनाया गया कि क्या क्या वैलिड चीजें हैं इंटरनेट पे और क्या क्या चीजें इंटरनेट के थ्रू इनवैलिड है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आमतौर पर साइबर विधि यानी साइबर लॉ के अंतर्गत क्या आता है? ईमेल भेजना साइबर लॉ नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग व्यवहार, पारंपरिक डाक सेवाएं नहीं, डाक सेवाएं को साइबर लॉ में नहीं रखा गया। सोशल मीडिया भी साइबर लॉ में नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू क्राइम करने में साइबर लॉ आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग जो होता है, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है साइबर, ठीक है, तो ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन में फ्रॉड कर लेना या, ठीक है, तो साइबर क्राइम में स्टूडेंट ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, सोशल मीडिया इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, और कभी कभी, ठीक है, सोशल मीडिया इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, और कभी कभी ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी स्टूडेंट आपका हो सकता है जब गलत तरीके से आपसे धन उगाही करा ली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा सटीक मुझे सोशल मीडिया लगा जो साइबर लॉ के अंदर कवर्ड होता है। बैंकिंग सेवाएं भी होती हैं साइबर लॉ के अंतर्गत, तो दोनों जा सकते हैं मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लीजिएगा। किस प्रकार के साइबर हमले में व्यक्तियों को ओटीपी या पासवर्ड बताने के लिए धोखा दिया जाता है? देखिए वही मैं अभी कुछ इससे पहले मैं बात कर रहा था। तो ओटीपी या बताने के लिए जो धोखा दिया जाता है स्टूडेंट,
तो वो किस में होता है, उसको हम फिशिंग कहते हैं। जैसे आपका अपना बन के सारी डिटेल आपसे पूछ लेना, आप कहना कि आपका ये आया है, आपका ये बंद होने वाला है, आप मुझे अपना पिन बता दीजिए ताकि मैं आपको नया कार्ड दे दूं, एटीएम कार्ड दे दूं। तो इस तरह की बातें करके किसी को फंसा देना, वो फिशिंग की तरह, यानी जाल में फंसा लेने के से आप इसको याद रखिएगा। फ्रॉड ईमेल, टू नो योर पिन एंड पासवर्ड, किसी को फ्रॉड ईमेल भेजना जिससे आपको ओटीपी या आपका पासवर्ड ले लेना, तो ये सब फिशिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस जो है एक प्रोग्राम होता है। एक क्या होता है, प्रोग्राम होता है, फाइल नहीं होती। कंप्यूटर वायरस जो होता है एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में डाल दिया रहता है, तो वो कंप्यूटर को की सारी जानकारी को क्या करता रहता है, चुराता रहता है। वो किसी, ये अलग बात है कि वो किसी फाइल में छुप के आ जाएगा, लेकिन वो प्रोग्राम ही होता है। इंटरनेट पर अनचाहे थोक व्यवसायिक संदेश भेजना कहलाता है। इंटरनेट पर मेल के रूप में किसी को अनचाहे संदेश भेजना या अपने बिजनेस से रिलेटेड जानकारियां बार बार देना, चाहे उसको जरूरत हो ना हो, तो ईमेल के थ्रू जब हम इसको देते हैं तो इसको स्पैम कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। ठीक है, अनवांटेड मैसेज किसी को भेजना इंटरनेट पे स्पैमिंग कहलाता है। ये स्पैम है, आपके ईमेल में, जीमेल में जाकर देखिएगा, एक ऑप्शन होता है स्पैम का, ठीक है, तो वो रहता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। डेटा का भंडारण करना, डेटा का संग्रहण करना, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना एक हद तक ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा सही है कि सूचना का विश्लेषण करना। तो ऑप्शन डी सही होगा। विश्लेषण होने के बाद उसी सूचना, प्रोसेस डेटा का हम सूचना के लिए उपयोग करते हैं। तो डी के बाद सी वाला प्रोसेस आता है, तो इसलिए ज्यादा सटीक सूचना का विश्लेषण करना मुझे लग रहा है। आईपी, आईएसपी, यानी आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। तो आईएसपी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये थोड़ा कुछ फुल फॉर्म है स्टूडेंट, इसको देखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म इंग्लिश से ही याद रखिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, इंटरनेट सेवा प्रदाता। साइबर आतंकवाद के लिए सजा है। साइबर जब टेररिज्म करते हैं तो ये क्राइम तो है ही, अब टेररिज्म बड़े स्तर पर देश को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जब आप कोई क्राइम करते हैं तो इसमें आजीवन कारावास तक की सजा है, इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए किया जाता है। किस शब्द का उपयोग जब हम इंटरनेट पे चीजों को खरीदते और बेचते हैं तो क्या वो चीज क्या कहलाती है स्टूडेंट, ये ई कॉमर्स कहलाती है। ऑप्शन बी जो दिखा रहा है ई कॉमर्स कहलाती है। क्या कहलाती है, ई कॉमर्स कहलाती है। इंटरनेट के थ्रू जैसे हम फ्लिपकार्ट, अमेजन के थ्रू शॉपिंग करते हैं ना, तो ये सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई स्पष्ट यौन प्रकार की डिजिटल सामग्री प्रकाशित करता है तो वह दंडित होगा। यानी जो एक्सप्लिसिट कंटेंट है पब्लिश करता है तो उसके लिए कितने साल की सजा है। तो स्टूडेंट सेक्शन 67D में इसका प्रावधान किया गया है और उसको 5 साल की सजा, अगर वो मतलब जो है यौन प्रकार की इलीगल सामग्री पब्लिश करता है तो उसको 5 साल की कारावास हो सकता है और 10 लाख रुपए का प्लस फाइन। दोनों में अगर आगे कंफ्यूज करेगा तो 10 ईयर प्लस 10 लाख रुपए का फाइन, 10 लाख का फाइन हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पहली सोशल मीडिया साइट थी। तो स्टूडेंट पहली सोशल मीडिया साइट की जब हमसे पूछ रहा है, पहली सोशल मीडिया साइट, तो उसको बोला गया 6 डिग्री। पहली सोशल मीडिया साइट जो आई थी वो क्या थी, 6 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 डिग्री पहली सोशल मीडिया साइट थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइबर अपराध है तो साइबर क्राइम क्या है। पहला कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर का एक प्रकार, दूसरा क्या कह रहा है ऑनलाइन शिष्टाचार निर्देश, इंटरनेट पे की जाने वाली अवैध गतिविधियां, तीसरा करा, चौथा करा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जब हम चारों ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, इंटरनेट पे की जाने वाली अवैध इलीगल एक्टिविटी जो इंटरनेट पे होती है वो क्या है, साइबर क्राइम के अंतर्गत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेब पते में यूआरएल का क्या अर्थ है। तो यूआरएल का अगर फुल फॉर्म पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। तो स्टूडेंट इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म इंग्लिश में याद रखिएगा, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो स्टूडेंट सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। क्या कहलाती है, बिट। स्टूडेंट
एक जब 8 बिट बनते हैं तो बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बिट के बाद नीबल आता है, नीबल। और स्टूडेंट एक बिट में, अगर यहाँ पे नीबल की जब हम बात कर रहे हैं, तो नीबल जो होता है 4 बिट होता है, तब जाके एक नीबल होता है। और ठीक है, और बाइट के लिए 8 बिट चाहिए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कंप्यूटर के जनक कौन है? ये तो आसान क्वेश्चन, आप आराम से कर लेंगे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। साइबर स्पेस नाम किसने दिया? साइबर स्पेस नाम का शब्द किसने क्वाइन किया? ये शब्द किसने गढ़ा? तो स्टूडेंट विलियम गिब्सन ने। साइबर क्राइम जो शब्द है, विलियम गिब्सन ने 1982 में ये शब्द दिया, 1982 में ये शब्द दिया। और इन्होंने ओमनी मैगजीन, अगर पूछे कहाँ दिया, तो ओमिनी मैगजीन में, OMINI, ओमिनी मैगजीन में ये शब्द दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है? तो साइबर अटैक के जब प्रकार को बोले तो फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक, ऑल ऑफ एबव। तो स्टूडेंट फिशिंग जो है, और एसक्यूएल इंजेक्शन, पासवर्ड चुरा लेना, पासवर्ड अटैक, ये सब जो है साइबर क्राइम में आता है। स्टूडेंट्स आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि हमें आपके लिए और मोटिवेशन मिले। और स्टूडेंट किस सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर आप चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कहाँ से वीडियोस आप देख रहे हैं, किस कॉलेज से जुड़े हुए हैं, वो भी हमें बताइएगा। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रति पोस्टिंग वर्ड अक्षर पर सीमा के लिए जाना जाता है? देखिए थोड़ा बहुत मतलब बैन, मतलब थोड़ा बहुत जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो सब सोशल मीडिया पे, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, जिसको जाना जाता है अपने लिमिट के लिए, ट्विटर को जाना जाता है। इस पे लगभग 280 शब्द से ज्यादा पोस्ट नहीं किया जा सकता है नॉर्मल अकाउंट में। ठीक है, नॉर्मल अकाउंट की बात करें तो ट्विटर जाना जाता है, शब्दों की सीमा पे रोक के लिए ट्विटर जाना जाता है, जो हमारा सोशल मीडिया है। रैंसमवेयर क्या होता है? तो स्टूडेंट रैंसम मतलब होता है घूस। तो जब आपसे क्या मांगा जाए, घूस मांगा जाए, जबरदस्ती पैसे मांगा जाए, तो वो रैंसम कहलाता है। लेकिन रैंसमवेयर क्या होता है? तो खास इस इरादे से कि किसी का सिस्टम हैक कर लेना, जो ऑप्शन बी है, ध्यान से देखिए कि मैं, ठीक है, कह रहा मेलवेयर जो आपकी फाइल को इनक्रिप्ट करता है, उसे मुक्त करने के लिए फिरौती मांगता है। यानी इससे आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है। रैंसमवेयर इस तरह से ऐप बनाए जाते हैं, आप मतलब इसमें क्या किया जाता है, आपके सिस्टम का कंट्रोल पूरा अपने हाथ में लिया जाता है, और आपसे कहा जाता है इतने पैसे दो, तब जाके आपका कंप्यूटर अनलॉक होगा या आपका डेटा छूटेगा। सारे महत्वपूर्ण डेटा आपके पास रहते हैं, तो आपको मजबूरी में पैसे देने पड़ते हैं, तो वो रैंसमवेयर के अंतर्गत होता है। तो मालवेयर जो आपकी फाइल इनक्रिप्ट करता है और उसे मुक्त करने के लिए पैसे मांगता है, यानी आपकी फाइल, डॉक्यूमेंट, आपका पूरा SSD लॉक कर देगा, तो आपसे कहेगा पैसे दीजिए तभी खुलेगा, तो वो रैंसमवेयर में आता है। कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ है। तो कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ जो छेड़छाड़ है स्टूडेंट, तो ये क्या है? ये आपका नॉन बेलेबल और जमानतीय अपराध कहलाता है। ठीक है, टेम्परिंग विथ कंप्यूटर साइंस डॉक्यूमेंट इज नॉन बेलेबल क्राइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डोमेन का नाम केवल इंटरनेट पर है। तो डोमेन नाम केवल इंटरनेट पे क्या है? बस, तो किसी चीज का जो डोमेन होता है स्टूडेंट, वो उसका क्या होता है? वो उसका एड्रेस होता है। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा, वो क्या कहलाता है? वो आप पता कहलाता है। डोमेन जो है हमेशा क्या दिखाता है? एड्रेस को दिखाता है, जो @ के बाद होता है ना, gmail.com, तो ये एड्रेस दिखाता है। ठीक है, तो डोमेन हमेशा एड्रेस दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन, धमकी भरे व्यवहार के बाद बार बार उत्पीड़न की कार्रवाई को कहा जाता है। तो धमकी भरे व्यवहार के बाद, ठीक है, बार बार उत्पीड़न की कार्रवाई जो होती है वो साइबर स्टॉकिंग कहलाती है। किसी को बार बार किसी का हरेसमेंट करना, किसी को बार बार मतलब टॉर्चर करना, पैसे देने के लिए ब्लैकमेल करना, ये सब और खास करके जब डिजिटल तरीके से ये सब चीजें की जाती हैं, तो ये साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। मैसेज भेज के डराना कि तुम्हारी फोटोज वीडियोज मेरे पास है, ये सब साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर कर दिया है। आशा करते हैं वीडियो आपको, लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आपका हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए गुड लक।